नमस्कार दोस्तों। आज 10 जनवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसको लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जिसकी बात करेंगे आज बात करेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो बंटवारे के लिए भाइयों भाइयों का झगड़ा चल रहा है उस पे बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि किसी व्यक्ति का एज किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, डीएनए के द्वारा, दांत के द्वारा, है ना। इसके बारे में बात करेंगे। टाइम टू काउंट की बात करेंगे कि जो मतलब चीज़ें हैं, हम पेज नंबर 6 पे आएंगे और यहाँ पे बात करेंगे कि जो डेसेनियल मतलब सेंसस की बात, जनगणना जो की जा रही है उसके बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। उसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे कि कैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम के पास पैसे कम हो रहे हैं, उनके वो खर्चे नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आखिर क्या कारण है। उसके बाद हम फिर बात करेंगे ओपन एक्सेस मूवमेंट टू मेक एकेडमिक पेपर्स, मतलब पेपर्स जो पढ़ाई के लिए जो किताबें होनी चाहिए या जो जर्नल्स होने चाहिए, साइंस के होने चाहिए, वो कितनी आसानी से मिलना चाहिए और मुफ्त में क्यों मिलना चाहिए, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ प्रवासी भारतीय दिवस, यूनियन कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे। भारत ब्रिटेन के साथ समझौता हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और मोदी ने कहा है कि 2024 में इलेक्शन जो है उसके कारण मोदी सरकार सब्सिडी देने के फैसले को खत्म कर ही नहीं सकती। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और जो सबसे पहली न्यूज है हमारी है वो पेज नंबर 5 पे है। पेज नंबर 5 पे है, क्या है, आंध्र प्रदेश मूव सुप्रीम कोर्ट सीकिंग फेयर डिवीजन ऑफ एसेट्स लाइबिलिटी विथ तेलंगाना। हम जानते हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो बंटवारा हुआ है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत। और इसी में क्या हुआ है कि देखिए, आप घर में भी बंटवारा देखते हैं, भाइयों भाइयों का बंटवारा भी देखते हैं, तो क्या होता है कि कई चीज़ों के लिए लड़ाइयाँ होती हैं कि ये चीज़ें हमें चाहिए या ये चीज़ें हमें कम मिली या ये हम चीज़ें हमें ज़्यादा मिली। इसी प्रकार का यहाँ पे भी झगड़ा चल रहा है और उसको लेके सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है मामला, है ना। तो इस पे बंटवारा होगा और जैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ बनेगी, तेलंगाना की तो हैदराबाद ऑलरेडी हो चुकी है, तो आंध्र प्रदेश की अमरावती बनेगी या विशाखापट्टनम बनेगी, इस पर भी मामला चल रहा है। तो कई तरीके की चीज़ें यहाँ पे हैं और इस पर निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट को करना है, तो सुप्रीम कोर्ट आगे निर्णय करेगा, है ना। इसके बाद जो न्यूज है वो है डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग एज। यहाँ पे एक मामला उठाया गया है, कठुआ गैंग रेप, है ना। कठुआ एक 8 साल की बच्ची का कठुआ में वो किया गया था, रेप किया गया था। और जो उसमें एक्यूज पर्सन थे हु क्लेम्ड टू बी जुवेनाइल एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस बी ट्राइड एंड एज एन एडल्ट। अब यहाँ पे ये मामला है कि किसी के उम्र का निर्धारण कैसे हो। अब उम्र का निर्धारण हम लोग क्या करते हैं, अब जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है। कहाँ से बनाया जाता है, तो हॉस्पिटल से, है ना, हॉस्पिटल से बनाया जाता है। लेकिन इसके पहले आप किस पे निर्भर रहते थे, स्कूल सर्टिफिकेट पे, या किसी व्यक्ति के द्वारा कह दिया जाता था कि इस दिन फला दिन का जन्म हुआ है तो इस दिन। उसके बाद स्कूल में अलग होता था, ऐसे अलग होता था। साथ ही साथ यदि डीएनए जांच कराई जाती थी तो उसमें अलग निकलता था। इसी प्रकार से मामले दिए गए हैं कि किस प्रकार, किन किन प्रकार से हम जांच कर सकते हैं, इसी पे बात की गई है। डीएनए मेथाइलेशन लेवल एंड हैज ए लो मार्जिन ऑफ एरर, यहाँ पे एक मामला है, ये इससे जांच की जा सकती है ना। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल, डेंटल एंड रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि मोलर जो है, जिसे आप क्या कहते हैं, बुद्धि के दांत, है ना, उसके बारे में भी बात की गई है कि यहाँ पे देखिए नन ऑफ द थर्ड मोलर वेयर फाउंड हैव इरप्टेड, है ना। तो ये एक तरीके से बात की गई है। तो ये एज निर्धारण, लेकिन यहाँ पे इनसे निर्धारण कर भी दिया जाए तो ये कोर्ट में एज एविडेंस एडमिसेबल नहीं होते, है ना, एविडेंस के रूप में यह मान्य नहीं है।
तो इसी पे पूरी चर्चा की गई है कि आखिर क्या किया जाना चाहिए, किस प्रकार से जांच की जानी चाहिए, है ना। तो कहा गया है कि जब जो बच्चे का जन्म हो रहा है, अब उसका अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि कोई भी झूठ या किसी भी प्रकार का झूठ या किसी भी प्रकार का दावा यहाँ पे बिल्कुल लागू ना हो, है ना। उसके बाद एक और मामला है यहाँ पे, टाइम टू काउंट। जनगणना जो है हर दशक में होता था और इस बार कोविड के कारण नहीं हो पाया। तो इसी पे बात की गई कि आखिर देर क्यों किया जा रहा है, क्यों, क्या कारण है कि जनगणना नहीं की जा रही, या जो हमारा एक हर दशक में होना चाहिए, जिससे हम अपने विकास के लिए या अपने लोगों के लिए आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए, भोजन, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इस प्रकार की चीज़ों के लिए हम काम कर सकें। साथ ही साथ हमें डेमोग्राफी, लाइट लिटरेसी लेवल, कास्ट स्टेटस, एजुकेशन लेवल, स्पोकन लैंग्वेजेज, रिलीजन, मार्शल स्टेटस, ऑक्यूपेशन एंड माइग्रेशन स्टेटस, ये चीज़ें हमें मिल जाती हैं, जिससे क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस या प्लानिंग वेलफेयर स्कीम्स में हमें बहुत आसानी मिलती है। ठीक है, तो इसके कारण से जनगणना तो अभी भी नहीं हो पा रहा है, इसके कारण चिंता जताई गई है। यह एक तरीके से वो कहा गया कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके बाद जो आगे है, अगली न्यूज हमें जो देखनी है वो ये है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया आर गैस्पिंग फॉर फंड्स। आपने देखा होगा कि अभी एमसीडी के चुनाव हुए, एमसीडी के चुनाव में भी यह कहा गया कि हमारे पास पैसे ही उतने नहीं हैं, है ना, पैसे ही उतने नहीं हैं। नॉट वोकल फॉर लोकल गवर्नेंस। एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देना कि आखिर ऐसा क्या है कि जो लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते। दरअसल क्या है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं उनमें से भी कई प्रकार के खर्चे जो होते हैं, वो जैसे मान लेते हैं कि दिल्ली का उदाहरण लें, तो दिल्ली के उदाहरण में क्या है कि दिल्ली कई तरीके से एक स्टेट है, ठीक है, डीडीए भी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, और साथ ही साथ ये केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो केंद्र सरकार भी यहीं पे है। तो इस प्रकार से कई जिम्मेदारियां बन जाती हैं, कई पार्ट बन जाते हैं, और कई प्रकार की जो व्यवसाय करने चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। इसके कारण से जो बहुत आमदनी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है ना। तो इसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद है नेशन विल प्रोटेक्ट इट्स डायस्पोरा, मोदी टेल्स ओवरसीज इंडियन। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है और इसी पे बात की गई है कि जो नेशन है हमारा, है ना, नेशन जो है वो एक तरीके से पेज नंबर कितने पे, पेज नंबर 10 पे है। यहाँ पे नेशन विल प्रोटेक्ट इट्स डायस्पोरा, मतलब जो देश है आपका, जो राष्ट्र है आपका, वो आपके विदेशों में प्रवासियों के लिए, प्रवासी के हितों की रक्षा करेगा, और यही मोदी ने प्रवासी भारतीयों के लिए कहा है। अब 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा था, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है ना, और इसकी शुरुआत क्यों की गई थी। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा। साथ ही साथ मेक इन इंडिया, G20 आदि की बात की गई है, तो खैर वो तो कोई मतलब नहीं बनता बहुत, लेकिन प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है और किस तरीके से हम इनको आकर्षित करते हैं FDI के लिए, या फिर बहुत सारे भारत में निवेश करने के लिए, या एक तरीके से फॉरेक्स रिजर्व में इनका कितना योगदान होता है, ये चीज़ें भी देखने वाली हैं। ठीक है, जो इसी में एक न्यूज़ है अगली पेज पे, स्टेट गवर्नमेंट पावर टू फॉर्म कमिटी ऑन UCC कैन नॉट पर से बी चैलेंज। इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे हेल्ड दैट ए स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ए कमिटी टू एग्जामिन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड कैन नॉट पर से बी चैलेंज। इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व, है ना, DPSP जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी के तहत आर्टिकल 44 में कॉमन सिविल कोड की बात की गई है, समान नागरिक संहिता की बात की गई है। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड टू मैटर्स विथ रिस्पेक्ट विद द लेजिस्लेचर
है ना, स्टेट हैज पावर टू मेक लॉज इन व्यू ऑफ प्रोविजन एंट्री 5 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, है ना। 7th शेड्यूल में जो कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, उसमें भी बना सकता है, और ये जो आर्टिकल 162 है ये भी पावर देता है। साथ ही साथ राज्य के निधि निदेशक तत्वों में 44 आर्टिकल 44 भी उनको पावर देता है। ठीक है, इसके बाद है इंडिया ब्रिटेन साइन इंडिया ब्रिटेन साइन एंड एक्सचेंज लेटर फॉर यंग प्रोफेशनल स्कीम्स, है ना। तो ये बात की गई है ना, कि भारत और ब्रिटेन के द्वारा साइन किया गया है, और जो यंग प्रोफेशनल 18 से 30 साल के हैं 3000 के करीब एक दूसरे के यहाँ काम करेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है पोल्स इन 2024 विल मेक इट टफ टू कट सब्सिडी बिल्स, है ना। सब्सिडी को घटाने में ये जो बहुत चिंता वाली बात है, या मजबूरी है कि आप घटा नहीं सकते, सरकार जो है सब्सिडी नहीं घटाएगी क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, इसी पे बात की गई है। यहाँ पे एक चीज जो छूट रही है दोस्तों वो ये है द ओपन एक्सेस मूवमेंट, है ना, ये छूट रहा था। ओपन एक्सेस मूवमेंट, ओपन एक्सेस मूवमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी बीच में आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट जरूर करें। तो हम आ रहे हैं ओपन एक्सेस मूवमेंट में। आपने देखा होगा कि कई किताबें आप इसलिए नहीं खरीद पाते हो क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते, है ना। कई बार हम लोग कुछ दिन पहले तक इंटरनेट इसलिए नहीं चला पाते थे क्योंकि हमारे पास उतने पैसे पे करने के लिए नहीं होते थे। हम आज इंटरनेट इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी सस्ता हो गया है। साथ ही साथ यहाँ पे यह समझो इंटरनेट के अधिकार की भी चर्चा की गई थी, फ्री इंटरनेट की चर्चा भी की गई थी। आपको याद होगा तो आप ये जानते होंगे कि फ्री इंटरनेट की चर्चा की गई थी। उसी प्रकार से एक वो चलाया जा रहा है आंदोलन है ओपन एक्सेस। ठीक है, ओपन एक्सेस का मतलब है कि कोई भी जर्नल हो जो किसी विशेषज्ञता वाली हो, उसे हर व्यक्ति के लिए ओपन एक्सेस बनाया जाए ताकि लोग उसका लाभ उठा सकें। जैसे एक कहा गया है, इट्स कॉमन फॉर ये पेपर पब्लिश्ड बाय मेनी जर्नल्स टू कोस्ट $15 प्लस टू रीड वंस। एक बार पढ़ने के लिए $15 से अधिक खर्च करना पड़ रहा है। भारतीय यदि हम उसके हिसाब में देखें तो 800 और 8 बजे 400, 1250 के प्लस खर्च करना पड़ रहा है एक बार सिर्फ पढ़ने के लिए। यदि उसका हम बराबर एक्सेस चाहते हैं, परमानेंट एक्सेस चाहते हैं, तो हमें 2400 या 2500 प्लस खर्च करना पड़ेगा, $30 प्लस खर्च करना पड़ेगा। इसी पे बात की गई है कि जब बात पढ़ाई की है, जब बात विज्ञान की है, जब बात सीखने की है, तो इसे ओपन एक्सेस क्यों ना मिले, सबके लिए दरवाजे क्यों न खोले। तो दरवाजा बंद क्यों किया गया है, इसी पे पूरा मामला है। इंडिया रिसेंटली टुक द फर्स्ट स्टेप ऑफ इट्स वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, है ना, ये स्कीम हो गई है। द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी विल नेगोशिएट विद पब्लिशर फॉर ए कैप्ड एंड फिक्स्ड फी फॉर एक्सेस देयर पेपर्स ऑफ studies funded by the state and pay the fee so that everyone in the country can read the paper at no additional cost. The Education Ministry has so far shortlisted 17 publishers and set an implementation deadline April 1, 2023. भारत ने भी ऐसा करने का प्रयास किया है कि कुछ पब्लिशर से ये बात करी है और कहा है कि हमें एक नेशन के रूप में एक ही एक्सेस चाहिए जिसमें सब लोग एक्सेस कर सकें और सब लोग पढ़ सकें। अब यहाँ पे समझिए कि इस प्रकार से यदि एक्सेस कर पाए तो क्या होगा। एक ये होगा कि हमें कोई भी बच्चा हो जो पढ़ना चाहता हो, या कोई भी वैज्ञानिक समुदाय का हो, या कोई भी रिसर्चर हो जो खर्च नहीं करना चाहता हो, वो आसानी से इसे पढ़ पाएगा और आसानी से इसका खर्चा उठा पाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, एवरेज कॉस्ट वन ऑफ दिस आर्टिकल ऑफ एन अनएफिलिएटेड रिसर्चर इज 2285 रुपया 2000, है ना। ये 2020 रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय फेलो ऑफ इंडिया साइंस एकेडमीज रोट ड्यूरिंग 2018 इंडिया स्पेंट एन एस्टिमेटेड
100 crore for subscription to e-journals and or print journals, higher access cost, put papers out of reach other researcher valuable journalist, policymaker, student etc, है ना। इसी पे बात की गई है और इसी पे तो आपको ये एक एस्से का मामला है, एस्से का मुद्दा है और मुख्य परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इससे पूछ सकता है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से नहीं पूछेगा क्योंकि ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, तो यहाँ से कोई चीज़ नहीं पूछी जा सकती है, लेकिन फिर भी हो सकता है घुमा फिरा के यहाँ से ओपन एक्सेस की बात कर दे या ओपन एक्सेस टर्म जो है किसके साथ एसोसिएटेड है ये बात कर दे, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर से कहता हूँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए इतना ही है और ध्यान से पढ़ें, फिर जुड़े रहें, फिर मिलते हैं कल क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।